आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं CISF 2019, जिसका फॉर्म तो 2019 में भराया था, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो 2022 में हुआ था। तो इसके मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करके देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सेट बी के हैं, ठीक है। अलग अलग सेट होते हैं, उसमें से सेट बी के क्वेश्चंस हैं। और 1 to 25 जो क्वेश्चंस थे वो GK GS के थे, और 26 से स्टार्ट हुए मैथ्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है 26 नंबर पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 wells ring together at 11 AM. All three of them ring at an interval of 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes respectively. Then when will they ring together again? ठीक है, 3 घंटियाँ हैं जो प्रातः 11 बजे एक साथ बजती हैं, और हर एक घंटी 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। पहली घंटी 20 मिनट के अंतराल पर बजेगी, दूसरी घंटी 30 मिनट के अंतराल पर, और चौथी घंटी जो है 40 मिनट के अंतराल पर बजेगी। तो आपको ये बताना है कि पुनः वो एक साथ कितने बजे बजेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 20, 30 और 40 का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। और LCM निकालना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो LCM निकाल लेंगे हम, तो इसका आएगा 120। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 120 किस में आएगा, मिनट में, क्योंकि जो भी टाइम आपको दिया है 20, 30, 40 ये मिनट में दिया है। इसको आप घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे आएगा, ठीक है। अब ये तीनों घंटियाँ जो हैं 11 बजे बजी थी एक साथ, 2 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी। इसका मतलब 2 घंटे बाद कितने बज जाएगा, 1 बज जाएगा, मतलब दोपहर का 1 बज जाएगा। तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आएगा दोपहर 1 बजे। ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 27 नंबर का, पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है, अगली 10 का औसत 15 है, तो सभी 20 संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। फर्स्ट 10 नंबर का जो एवरेज है वो 5 है, नेक्स्ट 10 नंबर का एवरेज 15 है, ऑल 20 नंबर्स का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 10 नंबर जो हैं उनका टोटल निकाल लेंगे, क्योंकि फर्स्ट 10 नंबर का जो एवरेज है वो 5 है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो इनका सम आ जाएगा, 10 5 जा 50। इसी तरह नेक्स्ट 10 नंबर का जो एवरेज है वो 15 है, ठीक है। तो इनके 10 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। इनका भी ये टोटल सम आ जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। तो फर्स्ट 10 नंबर का सम 50 आ गया, नेक्स्ट 10 नंबर का सम क्या आ गया, 150 आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो 20 नंबर्स का सम आएगा कितना, 200। अब 220 नंबर्स का सम है, तो 20 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा, मतलब औसत आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 10। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। 28 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 और 3 का थर्ड रेशो निकालना है, 5 और 3 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है V²/A, ठीक है। तो V की वैल्यू देखिए, फर्स्ट वैल्यू A है और सेकंड वैल्यू B है। तो यहाँ पर B की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और A की वैल्यू है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8। क्लियर है। 29 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 2% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 2% को भिन्न में चेंज करना है। तो 2% को भिन्न में चेंज करने के लिए आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 2 से ऊपर और नीचे कैंसिल करेंगे तो 1/50 आपका आंसर आएगा ए वाला। क्लियर है, बहुत ईजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया है, इफ़ 40% ऑफ x इज़ 40, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यदि x के 40% का 40% 40 है, तो x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आप x का 40% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह आप फिर से 40% निकालेंगे, तो उसमें भी आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पहले x का 40% निकालना है, तो x का 40% ये हो गया, क्लियर है। उसका भी आपको फिर से 40% निकालना है, तो उसका 40% क्या होगा, 40 से फिर से आप इसमें 40 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 40% निकल जाएगा। वो किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर, 40 के बराबर, तो 40 के इक्वल अपन लिख देंगे, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करेंगे, तो नीचे 100 100 है, ये तो मल्टीप्लाई में ऊपर 40 के पास चले जाएंगे, इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 100 × 100 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये जो 40 40 है x के मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आ जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएंगे दोनों। तो एक 40 से एक 40 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से आप एक 0 भी कैंसिल कर लीजिए, 4 से
100 को डिवाइड करेंगे 25 और ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 250 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। एक जो सम है, एक जो पैसा है, धनराशि है, वो 20 साल में 3 गुना हो जाती है। तो आपको ये बताना है ये स्वयं की 5 गुनी कितने साल में हो जाएगी। अब देखिए कोई भी राशि अगर मान लीजिए 20 साल में 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब अगर वो 100 रुपये हो थी, अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 3 गुनी होगी, मतलब 20 साल में वो कितनी हो रही है? 300 रुपये। मतलब 20 साल में उस पर ब्याज कितना लग गया? 200 रुपये, तब जाके तो वो 300 होगी। 100 रुपये कोई राशि है, मान लीजिए 100 रुपये की राशि, अगर वो 20 साल में 300 हो रही, मतलब 3 गुना हो रही तो 300 होगी। अब 300 हो रही, इसका मतलब उस पर ब्याज कितना लगा? 200। मतलब ये हो गया इसका SI, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और ये प्रिंसिपल आप मान सकते हैं 100, अगर 100 प्रिंसिपल होगा तो SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब इससे आप क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ब्याज की दर निकाल लेंगे। तो ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या रहेगा? R = SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो SI कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 200 है, उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल हमने 100 माना है। ठीक है, टाइम कितना लगा? 20 साल। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 20 से 200 10 टाइम कैंसिल होगा, मतलब R की वैल्यू जो आई है वो 10 आई है। ठीक है, अब R की वैल्यू 10 आई है। अब आपको क्या निकालना है कि 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए 5 गुना होने के लिए आप क्या करेंगे? अगर 100 प्रिंसिपल है और 5 गुना होगा मतलब वो 500 हो जाएगा। अब 500 होगा, इसका मतलब उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 400, तब जाके 500 होगा। मतलब यहाँ पे जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 400 होगा। तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? देखिए टाइम में भी क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R आ जाएगा। अब क्लियर है? तो SI, अब SI कितना रहेगा? 400। क्लियर है? इंटू 100 करेंगे आप, अपॉन में प्रिंसिपल वही आपने 100 एज्यूम किया, इंटू में R अपना 10 आया, डिवाइड कर लेते हैं 100 से 100, 10 से 400 डिवाइड होगा 40 टाइम्स, मतलब 40 साल उसको लग जाएंगे 5 गुना होने में। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है? पहली कंडीशन से आपको रेट निकाल लेना है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकाल लेना, ब्याज की दर निकाल लेना। फिर से आपको क्या करना है? 5 गुने वाले कॉन्सेप्ट से क्या करना है आपको? फिर से टाइम, वही फॉर्मूला लगा के SI का फिर से आपको टाइम निकाल लेना है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिया है कि 2 टैप हैं, एक A टैप है, एक B टैप है। पहला टैप A जो है 20 मिनट्स में एक टैंक को भरता है और B टैप जो है 30 मिनट्स में भरता है। अगर दोनों ही टैप को ओपन कर दिया जाए एक साथ तो कितने टाइम में पूरा टैंक भर जाएगा? ठीक है, 2 नल है A और B, अलग अलग 20 और 30 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। अगर दोनों नल को एक साथ खोल देंगे तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, चाहे 2 नल काम करें, चाहे 2 व्यक्ति काम करें, चाहे 2 मशीन काम करें, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम कितने टाइम में पूरा होता है? A इंटू B अपॉन A प्लस B। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यूज़ करना है। अगर दोनों नल भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर एक नल भरने का करता है, एक खाली करने का करता है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों भर रहे हैं तो A 20 मिनट में भर रहा है और B 30 मिनट में भर रहा है। क्लियर है? अपॉन में 20 प्लस 30, 20 और 30 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन में 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50। इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 मिनट आएगा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, इनका आपको माध्य निकालना है। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। ठीक है, तो या तो आप इन सब का सम करके इनको प्लस करके
10 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नंबर कितने हैं 10, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो होता है n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 है क्योंकि टोटल नंबर 10 दिए हैं, तो 10 + 1/2 करेंगे तो 11/2 आएगा। तो 11 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं इनमें से सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा, सबसे छोटी भिन्न इनमें से आपको बतानी है। तो देखिए इनमें अगर आप गौर से देखें तो सब में जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में एक एक का अंतर है। देखिए 15 16 दिया है, 19 20 दिया है, 24 25 दिया है, 34 35, एक एक का डिफरेंस है। तो जब भी इस तरह का कोई भिन्न आपको दिया है, फ्रैक्शन दिया है जिसमें एक एक का डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उस कंडीशन में जो सबसे स्मॉल नंबर रहेगा, मतलब जिसमें ऊपर सबसे स्मॉल रहेगा, ठीक है, वही नंबर सबसे छोटा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 15 सबसे ऊपर है, यहाँ पे 19 है, 24 30, तो सबसे स्मॉल कौन सा हुआ 15 वाला, तो ये वाला नंबर हमेशा छोटा रहेगा। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है सभी भिन्न में समान है, एक एक का डिफरेंस है या दो दो का डिफरेंस है या तीन तीन का है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। उस कंडीशन में जिसका न्यूमरेटर मतलब जिसका जो ऊपर वाली संख्या है वो सबसे छोटी होगी, वही नंबर सबसे छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका बी 15/16। ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को आपको कैसे सोल्व करना है, इसमें बोर्ड मास का रूल लगाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो नंबर माइनस में, -5 और -2 माइनस में, ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो -7 हो जाएगा। क्लियर है। और अंदर प्लस का 6 है, तो ये दोनों माइनस होंगे तो अंदर बचेगा -1। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है वो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। -1 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो अंदर देखिए अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, यहाँ पर अंदर +2 बचेगा और इस पूरे को जब अपन ने सॉल्व किया तो -2 बचेगा, तो +2 और -2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा और माइनस में यहाँ पे ये पूरा सॉल्व होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर बड़े ब्रैकेट के बाहर 1 है, फिर माइनस लगा है और यहाँ पर 5 - 0 मतलब 5 बचेगा, ठीक है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह तो रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, तो 1 - 5 कितना आ जाएगा, -4, तो यहाँ -4 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि 4 डिजिट का है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो कि 4 अंकों की है। तो सभी ऑप्शन जो हैं उनमें 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन चारों का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके पेयर बनाएंगे, जो गुणनखंड आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे उनके 2-2 के पेयर बनाएंगे सेम सेम नंबर के। अगर सबके पेयर बन रहे हैं तो वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसके नहीं बन रहे उसको आप हटा देंगे। क्लियर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आप ये देखेंगे कि आपको 30 का स्क्वायर तो सिंपली आप निकाल ही सकते हैं या याद भी होगा कि 900 होता है। अब देखिए ये सारे ही नंबर 900 के आसपास हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर जो हैं 30 और 35 के बीच के ही स्क्वायर के नंबर के बीच में हैं, ठीक है। 30 का स्क्वायर तो है नहीं है, तो 31 के स्क्वायर या 35 के स्क्वायर के बीच जितने भी नंबर हैं उनके बीच में ये होगा। हो सकता है 35 का स्क्वायर भी हो। क्लियर है। तो आप देखिए 31 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर सबसे पहले होगा, तो 1 प्लेस पर 1 आएगा, मतलब इकाई के अंक पे 1 आएगा, जबकि इकाई के अंक पे 1 नहीं दिया, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब 32 का जब आप स्क्वायर करेंगे 32 × 32, तो 2 2 जब 4 आएगा, यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसका आप स्क्वायर करके देखेंगे तो 32 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा। क्लियर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा 1024। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया है √3 की पावर x इज़ इक्वल टू 729। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो राइट साइड भेजेंगे तो 3 टू दी पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 729 की पावर 2।
क्योंकि जब स्क्वायर रूट को राइट साइड भेजते हैं तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। क्लियर है? बस तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻x इक्वल टू 729। अब 729 क्या होता है, 729 की पावर 2 है तो 729 इंटू 729 आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 729 जो होता है वो होता है 3⁻6। क्लियर है? ऐसे ही ये भी, इसको भी आप 3⁻6 लिख सकते हैं। तो 3⁻6 कितना हो जाएगा, 3⁻12 हो जाएगा। क्लियर है? तो लेफ़्ट साइड में 3⁻x रहेगा और राइट साइड में 3⁻12 रहेगा। ठीक है, तो 3⁻x इक्वल टू 3⁻12 आएगा। तो दोनों तरफ लेफ़्ट साइड नंबर सेम है तो उनकी पावर भी सेम रहेगी। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 184, 159 एंड 134 लीव्स द रिमाइंडर 9। ऐसा बड़ा से बड़ा आपको नंबर बताना है जिससे अगर इन तीनों को डिवाइड किया जाए एक एक करके तो हर बार 9 शेष बचता है। ठीक है, इनको डिवाइड करने पे 9 बच रहा है। इसका मतलब अगर इनमें से अपन 9 माइनस कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आना चाहिए। तो जो बच रहा है उसको आप माइनस कर लेंगे। तो 184 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 175। इसी तरह 159 में से 9 माइनस करेंगे तो 150 बचेगा और 134 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 125। क्लियर है? अब क्या करेंगे आप, 130, 175, 150 और 125 तीनों का आप HCF निकाल लेंगे, मासा महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जिससे कि ये तीनों पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? या तो आप ऑप्शन से डिवाइड कर करके देख सकते हैं लेकिन संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम अगर देखें तो ये जो 175 है, 150, 125 ये तीनों ही 15 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 25 से डिवाइड हो जाएंगे। 35 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इसमें जो है 5 इंटू 7 आएगा। 7 से ये नंबर तीनों कोई भी डिवाइड नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? फैक्टर से भी आप समझ सकते हैं कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये 15 से डिवाइड हो जाएंगे, आप डिवाइड कर कर देख सकते हैं। 25 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है दोनों में से, तो दोनों में से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 25। ठीक है, केवल इन दोनों से ही डिवाइड हो रहे हैं, उनमें तीनों संख्याएं इन दोनों से डिवाइड हो रही है, उनमें भी 25 बड़ी है, इसलिए 25 वाला आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको दिया है इफ़ एन आइटम मार्क्ड एट 840 सोल्ड एट ₹714 देन व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। एक आइटम पे 840 रुपये अंकित मूल्य है और 714 में उसको बेचा जा रहा है तो आपको छूट का प्रतिशत बताना है। तो आप छूट का प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 840 की वस्तु को 714 में बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, छूट कितनी मिल रही है, तो 126 रुपये की छूट मिल रही है। अब 126 को प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे अपन तुलना करेंगे, मार्क्ड प्राइस से, अंकित मूल्य से। तो 840 से अपन डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे आप, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। फिर ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 और ये 10 का, ये 3 है ये 10 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 30 और अपोन में ये वाला 2, तो डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दिया था डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ अ नंबर इज 72, व्हाट विल बी द नंबर। किसी संख्या के 70% और 55% का अंतर 72 है, वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक ही नंबर है, उसका 70% और 55% निकाल के जब आप माइनस करते हैं तो 72 आता है। अगर हम परसेंटेज में माइनस करके देखें, अंतर देखें, तो 70% और 55% में अंतर कितने का है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 15%। देखिए परसेंटेज में अंतर है केवल 15% का। ठीक है, और नंबर में अंतर कितने का है, 72 का। इसका मतलब ये हुआ कि 72 जो है वो परसेंटेज में 15% के बराबर है। किसके 15% के बराबर है, जो एक्चुअल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है उसके 15% के इक्वल है। तो यहाँ से अगर अपन 100% की वैल्यू निकाल लें तो नंबर हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% कितना होगा, 1% होगा 72 को अपन 15 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 15% की वैल्यू 72 है तो 1% की कितनी होगी, 15 को
72 को 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से फिर और मल्टीप्लाई और कर लेंगे, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर 100% की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पर आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 इंटू 20 आएगा। 24 इंटू 20 करेंगे आप तो 480 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसका अगर आप 480 का 70% और 55% निकाल के अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72। क्लियर है। तो आपका नंबर हो गया 480, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दिया है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, इफ़ दे वर्क टुगेदर विच पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो उसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे। ए 18 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, ए को लग रहे हैं 18 दिन। अब बी को जो टाइम लग रहा है वो ए से आधा टाइम लग रहा है, तो बी को 9 days लगेंगे। अब देखिए दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा। देखिए ए 18 दिन में कर रहा है पूरे काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18, ठीक है। इसी तरह बी 9 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में बी कितना करेगा, 1/9, ठीक है। तो 1/18 और 1/9 को आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो आपका आ जाएगा कितना, 18 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18। क्लियर है। जब 18 से आप डिवाइड करेंगे 18 को तो 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 9 से आप डिवाइड करेंगे 18 को तो 2 टाइम जाएगा, तो ये 3/18 आएगा। तो 3 से ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 जो है आंसर आएगा, डी वाला आंसर। एक दिन में वो 1/6 काम करेंगे। अगर आपसे पूछा होता कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम 1/6 का आप उल्टा करेंगे तो 6/1 आएगा, ठीक है। 6/1 मतलब 6 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में वो काम करेंगे 1/6, आंसर डी आपका आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, द लेंथ ऑफ द वायर इज। 6 मीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास की एक तार खींची गई, तार की लंबाई आपको बताना है। तो देखिए 6 मीटर व्यास वाला एक स्फीयर है, मतलब गोला है, तो उसका व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की आधी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जो वायर बना रहे हैं वो वायर कैसा रहेगा, बेलन के आकार का, ठीक है, सिलेंडर के आकार का रहता है वायर। तो उसका डायमीटर 2 mm दिया है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस जो हो जाएगी वो 1 mm हो जाएगी। इसका आधा करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में है और ये वाला गोले वाला स्फीयर का, ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जब पिघला के बनाया है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, और जो तार होगा, तार का जो वॉल्यूम होगा, तार कैसा होगा, बेलन के आकार का, सिलेंडर के आकार का, तो उसका फॉर्मूला होता है πr²h। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर पाई तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ स्मॉल आर आपने किसको माना है, स्फीयर की रेडियस को, यहाँ 3, तो 3 की पावर यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 27। इक्वल में देखिए यहाँ पे r², ये वाला r 1 mm, तो 1 mm को आप जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/10 आएगा, ठीक है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर करेंगे इनटू में h। इसको सॉल्व करके आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 3 से ये कैंसिल होगा, 9 टाइम 9 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 36। अब देखिए ये 10 डिवाइड में है, 10 का स्क्वायर होगा 100, 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 36 में, तो ये 3600 आएगा। ये लेकिन किस में आएगा, सेंटीमीटर में, 3600 सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो आंसर सी आपका हो जाएगा। क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना, जब भी एक ऑब्जेक्ट को पिघलाकर मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, इसलिए आपको दोनों साइड फार्मूले लिखने हैं और उनको इक्वल कर देना है। जो जो वैल्यू दी हैं उनको पुट करके आप
जो वैल्यू नहीं दी है उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि अगर ये सिलेंडर है, ये अगर सिलेंडर है, इसके दो आधार जो होते हैं सर्कल के रूप में होते हैं और लेटरल सरफेस एरिया ये वाला होता है। ठीक है, ऊपर और नीचे का एरिया छोड़ दें आप, जो कर्व सरफेस होती है, मुड़ी हुई सरफेस होती है, उसका एरिया कहलाता है पार्श्व क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है? तो इसका एरिया होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया का। अब इसमें जो 2πr है, 2πr तो एक्चुअल में क्या होती है, परिधि होती है, सर्कल की परिधि होती है, तो ये आधार की परिधि कह सकते हैं इसको 2πr को। ठीक है, h बच रहा, h क्या होगा, बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इंटू बेलन की ऊंचाई, तो ये वाला जो है बी वाला आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 99 और 100। 99 और 100 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाया करते हैं। तो सबसे पहले आप 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 10,000 आएगा, और फिर 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 9801। दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो 10 - 1 9, 9 9 - 1 9 - 8 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 - 9 0, मतलब 199 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच कितने नंबर होंगे, 199, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दिया है कि अ ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, देन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर रेस्पेक्टिवली आर। दादा की जो आयु है पोती की आयु से 10 गुनी है और दादा 54 वर्ष अधिक बड़े भी हैं। ठीक है, तो पोती और दादा की आयु क्रम से आपको बतानी है। तो देखिए पहले तो आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पर पोती और दादा की आयु क्रमशः दी है। क्लियर है? तो ऑप्शन से भी आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि दादा की आयु पोती की आयु से 10 गुनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पोती की आयु 10 वर्ष है, तो जो दादा की आयु है वो 60 वर्ष होनी चाहिए। तो 60 वर्ष तो है नहीं, 10 गुनी नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ पर भी 10 गुनी नहीं है, यहाँ पर भी 10 गुनी नहीं है, इसलिए ये तीनों ही आंसर नहीं है, आंसर ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, हमने क्या किया है, पहली जो कंडीशन दी है उन्होंने बोला कि दादा की आयु पोती की आयु की 10 गुनी, तो पहली आयु पोती की दी है, दूसरी आयु दादा की दी है। तो हर ऑप्शन में हमने देखा जो पोती की आयु है उसका 10 गुना करके देखेंगे तो दादा की आयु आनी चाहिए, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 10 गुना करने पर दादा की आयु के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हो रहा है डी वाला में, इसलिए आंसर डी है आपका। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें, एक्स मान के अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आप दादा की आयु को एक्स मान लें तो पोती की आयु को वाई मान लें, तो पोती की आयु का जब आप 10 गुना करेंगे तब जाके दादा की आयु के बराबर होगा। तो x = 10y यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो दादा की आयु है वो पोती की आयु से 54 वर्ष ज़्यादा है, मतलब पोती की आयु में आप 54 वर्ष प्लस करेंगे तब दादा की आयु के बराबर होगा। तो ये वाला इक्वेशन भी आपके पास बन जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास पोती की आयु आ जाएगी। तो x की जगह आप 10y पुट करेंगे। ठीक है, तो 10y = क्या आ जाएगा, y + 54। अब y को आप लेफ़्ट साइड लाएंगे तो 10y में से एक y माइनस हो जाएगा तो 9y बचेगा। 9y = 54, तो ये 9 उधर जाएगा तो y की जो वैल्यू है, ठीक है, y की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। मतलब जो पोती की आयु है वो 6 वर्ष होगी, और 10 गुना दादा की आयु है तो 10 गुना करेंगे 6 का तो 60 वर्ष, इसका मतलब डी आंसर। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में से आपको ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है, ऐसा पाइथागोरियन त्रिक बताना है जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसे 3 नंबर होते हैं जिनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इनमें से आप सबसे बड़ा नंबर, हर ऑप्शन में से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे और बाकी 2 नंबर का भी स्क्वायर करेंगे, बाकी 2 छोटे नंबर का स्क्वायर करके सम निकालेंगे, और तीसरा जो सबसे बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर से तुलना करेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन ए में अगर आप सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 324, 18 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी तो छोटे नंबर है, इनका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का करेंगे तो 225। दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 4 9 और 6 + 2 8, 289 आ रहा है। तो 289 इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए बी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आप सबसे बड़े नंबर का पहले स्क्वायर निकालेंगे, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, बाकी के जो दो स्मॉल नंबर है इनका स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर तो आपने 64 और 15 का स्क्वायर कितना है 225। इन दोनों को अपन ने प्लस किया था तो कितना आया था 289 आया था। ठीक है, तो 289 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर भी 289 आ रहा है और बाकी जो दो नंबर है उनका स्क्वायर करने पर प्लस करने पर भी 289 आ रहा है। मतलब ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और इसमें सबसे छोटा नंबर कितना है 8 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। बी वाला आपका आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, पहले तीनों नंबर का आप क्या करो स्क्वायर निकाल लो, वर्ग निकाल लो, फिर सबसे बड़े नंबर को तो ऐसे ही छोड़ो, ठीक है, उसका स्क्वायर को, बाकी के दो छोटे नंबर हैं उनके स्क्वायर को प्लस कर लो और फिर देखो कि दोनों का सम जो है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो पाइथागोरियन ट्रिक है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको दिया है द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ एट अ शॉप वाज 450 एंड द सेल्स टैक्स वाज चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। एक दुकान में जो एक जोड़ी जूते हैं उनकी कीमत 450 है और 5% बिक्री कर है, तो आपको बिल की राशि बताना है। मतलब कस्टमर जब खरीदेगा तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी भी कीमत है उस पर जितना टैक्स लग रहा है, 5% टैक्स लग रहा है तो 5% टैक्स निकालेंगे। 450 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 5 0 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 225 और ये 2250 अपॉन में 100 है, 100 से आप डिवाइड करेंगे तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो 22.50, ये इतना रुपए टैक्स लग जाएगा। क्लियर है। और कीमत कितनी है 450, तो 450 तो आपको पे करना ही है। ठीक है, उसके साथ बिल में और कितना जुड़ जाएगा 22.50। क्लियर है। तो यहाँ पर भी आप पॉइंट लगा के प्लस करेंगे क्योंकि ये जो नंबर है 0.50 ये पॉइंट के बाद का नंबर है। क्लियर है। तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 472.50। क्लियर है। तो आपने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल है। आपसे बोला गया कि 450 रुपये कीमत है, 5% टैक्स लग रहा है, तो आपने क्या किया, पहले 450 का 5% निकाला, उसके बाद जो 5% आया उसको वापस 450 में जोड़ दिया, तो टोटल बिल जो बनेगा 472.50, मतलब 472 रुपये 50 पैसे का बिल बनेगा। डी वाला आंसर आपका सही रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है एवरी डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज। एवरी डायामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का प्रत्येक व्यास क्या होता है, उसकी जीवा कहलाती है, उसकी क्या कहलाती, कोड कहलाती है। कोई भी सर्कल है, ठीक है, ये मान लीजिए उसका सेंटर है, तो उसका जो डायामीटर होगा, उसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, एक कोड रहेगी, एक जीवा रहेगी। तो किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, जीवा होता है। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, उसकी एक कोड होती है। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है एन एक्वारियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। द बेस, द साइड फेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। ठीक है, आपको एक क्यूबॉइड के शेप में एक एक्वारियम दिया है, एक मछली घर दिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके आधार, इसके साइड फेस और इसका जो पिछला भाग है उसको कलर पेपर से ढकने के लिए कितने पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखिए किस किस भाग को कलर पेपर से ढक रहे हैं, उस भाग का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, उन सबको प्लस कर लेना है। सबसे पहले बेस का एरिया आपको निकालना है आधार का। अब देखिए इसका आधार क्या है, आधार इसका ये है। अब आधार में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये रेक्टेंगल शेप में रहेगा। ठीक है, तो आधार में क्या रहेगा, लेंथ रहेगी और विड्थ। अब इसकी जो लेंथ है वो 80 है और विड्थ कितनी है 30 है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 80 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 80 × 30 कितना हो जाएगा 2400। क्लियर है। फिर बोला है पार्ट्स ऑफ भाग। पार्ट्स ऑफ भाग मतलब साइड फेस। साइड के फेस कौन कौन से होंगे, एक तो राइट साइड का फेस होगा, एक लेफ्ट साइड का फेस होगा। अब इनमें इनके एरिया में क्या आएगा, एक तो हाइट आएगी और एक क्या आएगा, विड्थ आएगी।
तो हाइट कितनी है 40 और विड्थ कितनी है 30, तो 40 इंटू 30 करेंगे तो 1200 आएगा। लेकिन एक फेस ये है और एक फेस ये वाला है, लेफ़्ट साइड वाला भी आपको लेना है, राइट साइड वाला भी लेना है। तो कितना आया था 1200, तो दो फेस हैं तो दोनों का 1200 और 1200 कितना हो जाएगा, ये भी 2400 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मिला के। फिर पिछला भाग भी आपको शामिल करना, पिछला वाला भाग मतलब पीछे की ये दीवार। ठीक है, इसको भी कलर पेपर से आपको ढकना, बाकी के हिस्से को नहीं ढकना। अब ये भी क्या होगा, इसमें भी ये क्या होगी, ये लेंथ होगी। ठीक है, ये लेंथ होगी और ये क्या होगी, हाइट। अब लेंथ है 80 और हाइट कितनी है 40, 80 और 40 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आएगा। इन तीनों एरिया को आप प्लस कर लेंगे तो देखिए 00 आएंगी और 448 + 2 10 आ जाएगा, 224 + 3 7, 7 + 1 8, तो ये 8000 क्लियर है। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया आएगा वो 8000 आएगा। आवश्यक कागज़ का क्षेत्रफल कितना होगा, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, आंसर नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। यदि 15 श्रमिक 48 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो उसी कार्य को 30 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है एम, क्या दिया वर्कर मतलब मेन, M1, ठीक है, घंटे मतलब आर तो H1। जो जो चीज़ें आपको दी है वही आपको फॉर्मूले में यूज़ करनी है। अब इधर क्या दिया है, इधर 30 आर दिए हैं मतलब H2 दिया है और पूछा कितना क्या है, कितने श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी तो M2 आपसे पूछा है। क्लियर है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है M1 H1 = M2 H2। क्लियर है, तो यहाँ पर वर्कर कितने हैं 15 मतलब M1 15 होगा, कितने घंटे उनको लग रहा है 48 घंटे = M2 आपसे पूछा मतलब कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है, 30 घंटे में 30 घंटे में काम को करने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको 30 घंटे यहाँ पे H2 दिया है। ठीक है, M2 की आपको वैल्यू निकाली थी, M2 पूरा X की तरह है। क्लियर है, इसमें 2 क्या है, एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं। ठीक है, तो 30 को आप नीचे इधर ले जाएंगे, 15 × 48 के अपॉन में आ जाएगा 30, तो 30 से आप डिवाइड कर सकते हैं 15 से 2 टाइम और इससे करेंगे तो ये 24 आएगा। तो 24 श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 24 श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको काम 30 घंटे में करवाना है। अगर 48 घंटे में करवाएंगे तो 15 वर्कर्स की ज़रूरत है। अब 30 घंटे में करवा रहे हैं, 30 घंटे में करवा रहे हैं तो श्रमिक ज़्यादा चाहिए, तो कितने श्रमिक चाहिए 24, तो आंसर हो जाएगा ए वाला 24। क्लियर है, इस तरह से हमने पूरे 25 क्वेश्चन जो आए थे CISF 2019 के पेपर में वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा।